नमस्कार साथियों, भारतीयत्व चैनल की तरफ से मैं क्षितिज आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीयत्व चैनल ये एक कोशिश है भारतीयत्व को समझने की, भारत के तत्वों को जानने की, पर साथ ही भविष्य में भारत कैसा हो, भारतीयत्व कैसा हो, उसे परिभाषित करने की। हमारे देश का इतिहास, उसका वर्तमान और उसका भविष्य, इन बातों पर हम हमेशा चर्चाएं करते हैं और किसी भी देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? जो उस देश की जनता है और उस देश की जो सरकार है, इन दोनों के एक-दूसरे से रिश्ते भी उस पर निर्भर करते हैं। साथ ही उस जनता की ज़िंदगी कैसे चलती है, ये भी इस अर्थव्यवस्था पर यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर बहुत निर्भर होती है। और जो इस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे देश में आज है, उसी के बारे में हम चर्चा आज करेंगे। वो कैसी हो, इस पर भी हम बात करेंगे। ये बात शुरू करने के पहले और हमारे जो आज के मेहमान हैं, उनकी परिचय देने के पहले, मैं सारे दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो चर्चाएँ हम करते हैं, इनमें आप भी शामिल हो। ये वीडियो को आप केवल ना सिर्फ़ देखें, पर वीडियो को देखकर उसके बारे में सोचें। उसके बारे में नीचे कमेंट करें, ताकि उन विषयों को हम आगे के वीडियोज़ में ले पाएँ। आपके मन में कुछ सवाल हो तो उन्हें हम तक पहुँचाएँ और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें शेयर करें। दोस्तों, एक जो हमें आज हमारे देश में नज़र आता है कहीं न कहीं मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। यानी जो मास मीडिया है, वो पूरी तरह से सरकार की बात करने लगा है। जो लोग सरकार के दोस्त हैं, उन्होंने इस मीडिया को लगभग खरीद लिया है और वैसे ही वो काम करता जा रहा है। पर इसी तरह के कई नियंत्रण सोशल मीडिया पर भी लाए गए हैं। तो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इन सारे सोशल मीडिया से भी जो जन कल्याणकारी विचार है, वैसे अगर कोई विषय है, तो उनको रोका जाता है, वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचते हैं। तो ये पहुँचाने का काम हम सारे कर सकते हैं। आप खुद इन्हें जब शेयर करते हैं, तब उसे लोगों तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात में आप भी अपना हाथ बटाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह, जो संस्थापक है ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के। वो जाने-माने समाज सेवी रहे हैं और अर्थव्यवस्था हो, समाज नीति हो, उनके जाने-माने विचारक भी हैं। तो अखिलेंद्र प्रताप जी सिंह जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की चर्चा में। धन्यवाद। अखिलेंद्र जी, एक जो सवाल हमेशा बोला जाता है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कि हम हमारे संविधान में हमने एक समाजवादी अर्थव्यवस्था उसको लिखा था। पर कहीं न कहीं जब हमने ग्लोबलाइज़ेशन का स्वीकार किया 91 में, पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी तब अर्थशास्त्री थे हमारे देश के, अर्थ मंत्री थे। उसके बाद कहीं न कहीं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ चले गए। पर जो आज देश में दिखता है, उसके बारे में एक और भी शब्द बोला जाता है कि ये कैपिटलिज़्म नहीं है, बल्कि क्रोनी कैपिटलिज़्म है। तो दर्शकों के लिए आप अगर आपको क्या लगता है ये कैपिटलिज़्म है या क्रोनी कैपिटलिज़्म है या इन दोनों में कोई फ़र्क होता है? या आप क्या मानते हैं आज की हमारी व्यवस्था कैसी है? देखिए, इस पर कोई एकेडमिक बहस तो अर्थशास्त्री ही कर सकते हैं। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी बात रख रहे हैं। अभी जो लोग ये कहते हैं, ये राज्य पोषित कुछ पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था है, जिसमें अडानी, अंबानी इनका नाम बहुत जोर-शोर से लिया जाता है। तो यह एक सच्चाई है। कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म में शास्त्रीय विभाजन करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन हमारे देश में
एक आज़ादी के बाद जो एक जन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की धारणा थी। अब अमूमन बहुत लोग उसको एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मैं समझता हूँ थी तो वह भी पूँजीवादी ही अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसकी जो दिशा थी, जो उसका काम था, वह बेसिकली लोक कल्याण के पक्ष को ध्यान में रखते हुए राज्य की बड़ी भूमिका थी। राज्य किसी पूंजी घराने के एजेंट के बतौर काम नहीं कर रहा। और अब हम जब से 91 में एक नई अर्थव्यवस्था को स्वीकार किए हैं, तब से धीरे-धीरे क्रमशः अब राज्य पूंजी के एजेंट के बतौर काम करना शुरू करता है। अब उसकी अपनी स्वायत्तता खत्म हो रही है। और वह केवल देशी पूंजी की बात नहीं है, हिंदुस्तान के ही कॉर्पोरेट का प्रतिनिधि नहीं बन रहा है वो। वह जो ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल है, उसका भी प्रतिनिधि बन करके वो उभर रहा है। और जन कल्याण की जितनी योजनाएं थीं और जो उसके लक्ष्य थे, वो धीरे-धीरे खत्म किए जा रहे हैं, धूमिल किए जा रहे हैं। और इसीलिए अब अगर गौर करेंगे तो देखेंगे आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई। कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति और धन का बहुत बड़ा संकेंद्रण हो रहा है और बहुत बड़ा मास है जो अपने लाइवलीहुड के राइट से भी डिप्राइव्ड होता जा रहा है। बेकारी अगर आप देखें तो इसी अर्थनीति की दिशा की वजह से इस तरह की बेकारी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी की जो मोदी जी की सरकार है, यह अमूमन कुछ घरानों को केंद्र में रख करके अर्थव्यवस्था का संचालन कर रही है और उनको लगता है कि यही विकास का अच्छा मॉडल है, जिससे इस देश में काम किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का मॉडल वर्ल्ड वाइड फेल किया है। कुछ परिवारों को समृद्ध करके डेवलप करने के जो मॉडल थे, वो कोरिया में भी किए गए, जापान में भी किए गए। वो चलता नहीं। तो आम आदमी को और उसके श्रम को और अपने देशज संसाधनों को जब तक हम केंद्र में नहीं ले आएंगे, तो जो भी हमारा डेवलपमेंट पूंजी का भी होगा और पूंजीवाद भी जो विकसित करना है, उत्पादन की शक्तियों का जो विकास करना है, संसाधन का जो विकास करना है, वो संभव नहीं होगा। और इसीलिए यह जो बीजेपी का मॉडल है, वह कोलैप्स कर रहा है। इसको समझने की जरूरत है और इसी के यह जो कोलैप्स कर रहा है, इससे जो आम लोगों को संकट बढ़ रहा है, वही आक्रोश के बतौर कभी किसान आंदोलन, कभी मजदूर आंदोलन, कभी छात्र युवा आंदोलन और क्षेत्रीय असंतुलन के खिलाफ राज्यों की मांग, राज्यों का वित्तीय पूंजी के डेमोक्रेटिक विभाजन की मांग, ये बराबर उठ रही। तो हम लोगों को ये हम कह सकते हैं, यह हेल्दी किस्म का पूंजीवाद जो भारतवर्ष में नियंत्रित पूंजीवाद विकसित किया जाए, जिससे कि लोगों का भला हो सके। जो एक पाथ लिया गया था सन 47 में और राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में जिसके प्रति एक कमिटमेंट था, उसको धूमिल किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। धूमिल क्या, अब तो उसको समाप्त किया जा ऐसे में एक हमेशा बात बोली जाती है कि आज की जो सरकार है, वो ज़्यादातर अभी नाम पहले अंबानी जी का था, अभी अंबानी-अडानी का था, पर अभी ज़्यादा अडानी का नाम लिया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि पर इसके पहले की जो सरकारें थी कांग्रेस की, वो इसी तरह अंबानी जी को भी बहुत फ़ेवर करती थी या उसके पहले की सरकारें कभी टाटा बिरला जी को भी फ़ेवर करती थी। तो ये जो ऐसा कहा जाता है कि ये तो वही चल रहा है उसी तरह का।
तो उसी तरह की बात इस सरकार में गए लगभग 10 सालों में चल रही है या कुछ बदलाव आप देखते हैं इसमें? नहीं देखिए, दोनों में फ़र्क है। मैंने एक बात कही आपसे, अमूमन लोग कहते हैं मोटे तौर पर कि भाई पूंजीपतियों की पक्ष की वह भी सरकार थी। टाटा बिरला की उस समय नारा लगते थे, यह सरकार, वह सरकार, टाटा बिरला की सरकार। लेकिन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है इन 10 वर्षों में, या जो नई अर्थनीति मनमोहन ले आए, उसमें जो फ़र्क है, वो पहले की जो सरकारें थीं, नियामक जो तत्व था हमारा राज्य था, जो हमारा रिपब्लिक था, भारत का राज्य। तो वह राज्य की जो भूमिका थी, वह नियंत्रण करता। जैसे अभी आप देखिए चीन को उठा के देखिए। चीन में भी अगर आप गौर करेंगे, तो वहाँ भी पूंजी के विकास के लिए, उत्पादन की ताकतों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर उन्होंने भी पूंजीवाद का ही विकास किया है, जिसको उन्होंने कहा है कि यह एक प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ सोशलिज्म है। माने उन्होंने भी माना है पूंजीवाद को, उनके यहाँ पूंजी को विकसित करने के लिए एक नए किस्म का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, तो कमान अगर वहां अर्थव्यवस्था की है तो राज्य के पास है। हमारे देश में जो ये बात सही है कि टाटा बिरला या अंबानी, इन लोगों को प्रमोट किया गया, पब्लिक सेक्टर से बहुत उनको मदद मिली, लेकिन कमान किसके हाथ में थी? कमान भारतीय राज्य के हाथ में थी, इंडियन स्टेट के हाथ में। और वह इंडियन स्टेट आज की स्टेज में एजेंट बन गया है। तब वह डिटरमाइनिंग फैक्टर था, इंडियन स्टेट नियामक तत्व था। और आज जो यह सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, यह तो पूरी तौर पर एक पूंजी घराने के एजेंट के बतौर काम कर रही। फिलोसफिकली भी इनका आउटलुक डिस्टॉर्टेड है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी ऐसी फोर्सेस में इनका है। इसलिए तब से आज की तुलना नहीं की जा सकती। ये दोनों में बुनियादी फर्क है। कमांडिंग हाइट किसके हाथ में है? ये निजी पूंजी घरानों का है, या भारत के संप्रभुता संपन्न राज्य का है? आज हमारी संप्रभुता भी खतरे में है। हम एक संप्रभु राष्ट्र के बतौर टिके रहेंगे, यह चुनौती भी है हमारे साथ। तो अगर हम धीरे-धीरे राज्य को फिर से लोगों के पक्ष में रीअसर्ट नहीं करते, इकोनॉमी को कंट्रोल करने की क्षमता फिर से राज्य में अगर नहीं आती, तो देश में आम आदमी तबाह हो जाएगा, और बेकारी, महंगाई और क्षेत्रीय असंतुलन इतना बढ़ेगा, जिसकी आज तक कभी कल्पना नहीं हुई। क्योंकि प्राइम मोटिव ही इन घरानों की प्रॉफिट कमाने की, और इसी प्राइम मोटिव पर कंट्रोल राज्य करता था कि नहीं, इससे ज्यादा मुनाफा की इजाजत आपको नहीं दी जा सकती। अब तो हमारे देश में डरते हैं लोग कि हम अगर मान लीजिए पूंजी पर कोई नियंत्रण करेंगे, तो ये पूंजी यहाँ से भाग जाएगी, अफ्रीका में चली जाएगी, लैटिन अमेरिका में चली जाएगी। तो दास मनोवृत्ति विकसित होती जा रही है। बाहर से दिखाने के लिए भले दिखाया जाए कि बहुत मजबूत है ये सरकार, ये है वह है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ये बहुत ही अक्षम और कमजोर किस्म की सरकार है। जहां तक पूंजी के निर्देशन और निर्धारण की बात है, वहां निहायत कमजोर सरकार है, और भारतवर्ष में इस तरह की आज तक कोई सरकार नहीं बनी। इसमें से एक सवाल जो मन में आ रहा है कि इस तरह का रिश्ता इस सरकार का पूंजीपतियों से क्यों है? यानी पहले की भी सरकारें पूंजीपतियों से कहीं पैसा आता होगा, चुनाव के लिए ज़रूरत पड़ती होगी। पर अभी की जो सरकार है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नियंत्रण रखने से डरती है या नियंत्रण करती ही नहीं है। एक क्योंकि इसके पीछे एक जो दिखता है सामने सबूत, वो ये रहा कि मोदी जी जिनका 2002 में गुजरात दंगों के बाद एक बदनामी हुई थी।
पर बाद में वहाँ पे उन्हें विकास पुरुष की तरह दिखाना शुरू हुआ। उसमें अमेरिका जैसे देशों से प्रचार करने वाली एजेंसियाँ आईं। वो बहुत बड़ा पैसा उसमें डालकर उनका एक विकास पुरुष के तौर पे प्रचार शुरू हुआ। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने जब 2014 के पहले के इलेक्शन में जब उन्होंने प्रचार शुरू किया, तब भी बहुत बड़ा पैसा वो डाल रहे हैं समझ में आ रहा था। और कहीं न कहीं पूरा मीडिया खरीद लिया गया इन पूंजीपतियों के द्वारा। तो क्या ये पहले से एक ऐसे इंसान को खड़ा करके उसे जिताया गया है पूंजीपतियों द्वारा? यानी अभी ये सोच के ऐसा लगता है कि शायद पूंजीपतियों ने खुद चुना हुआ पहला प्रधानमंत्री ये हैं। तो क्या ऐसा कहना से यहाँ तक ठीक होगा या आप क्या सोचते हैं? ये इतना वो गुलाम क्यों हैं? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस विचारधारा से मौजूदा सरकार के लोग आते हैं अमूमन, वह विचारधारा भले ये कहे कि हम लोग अपने राष्ट्र का अपनी पूंजी के आधार पर हम निर्माण करना चाहते हैं, हम स्वदेशी हैं, लेकिन मूलतः अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वह जो एक अर्थव्यवस्था वेलफेयर इकोनॉमी के पहले की थी, लेजेस फेरे जिस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, दरअसल उस अर्थव्यवस्था के ये शुरू से ही पैरोकार रहे। इन्होंने जो दुनिया में बदलाव हुआ, उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जैसे आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट अर्थव्यवस्था का जो पैदा हुआ था, उसको इसी वेलफेयर इकोनॉमी के माध्यम से एड्रेस किया इकोनॉमिस्ट ने, पॉलिटिकल इकोनॉमी ने, और बहुत तेजी से 45 के बाद 80 तक ब्रॉडली कह सकते हैं या 70 तक कह सकते हैं, निहायत प्रोडक्टिव फोर्सेस का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। और उसका मूल सवाल था कि आम आदमी की क्रय शक्ति, आम आदमी को पूंजी की सप्लाई, उसके श्रम का वाजिब दाम दे करके अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। और इसने एक रेडिकल चेंज वर्ल्ड वाइड किया। यहां तक कि इस अर्थव्यवस्था ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी पीछे ढकेल दिया। और इस अर्थव्यवस्था ने सोशलिज्म के जो दावेदारी थी सोवियत यूनियन और उसके बाद से, उसको भी इसने पीछे कर दिया। और कंपटीशन में इस अर्थव्यवस्था से सोवियत यूनियन नहीं टिक पाया और 90 तक आते-आते कोलैप्स कर गया। तो यह एक बहुत बड़ा, माने एक तो इंटरनल इकोनॉमी इसने मजबूत की, दूसरा अपना जो प्रतिद्वंदी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसको भी इसने कमजोर कर दिया और कंपटीशन के बाहर कर दिया। तो ये एक अलग विषय है कि चीन ने कैसे लर्न किया और कैसे उन्होंने किया, अभी पूरा अपने में बदलाव नहीं किए, लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने बदलाव किया। तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देकर इकोनॉमी को भी मजबूत करने का काम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के पैमाने पर हुआ। और पंडित नेहरू ने, गांधी जी ने भी इसको एहसास किया। भारत के संदर्भ में एक ऐसा राज्य हो जिसमें मनुष्य के श्रम की महत्ता हो, इस बात को स्वीकार किया। तो लेकिन आरएसएस वाले कभी इसको स्वीकार नहीं किए। ये निजी माने पूंजीपतियों के इर्द गिर्द ही इनका वैचारिक दृष्टि बनी रही। और इसीलिए आप देखिएगा 90 के समय में जब इन्होंने ये कहा कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, तो कुछ दिन भ्रम भी था और स्वदेशी आंदोलन इनका कैसे टूट गया। और अब किसी आरएसएस के प्रवक्ता से बात कीजिए तो कहता है कि हम दुनिया में बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से चल रहे हैं। ये दुनिया में बदली हुई परिस्थितियां क्या है? कुछ पूंजी घराने वर्ल्ड फाइनेंस कैपिटल के कंट्रोल है, वाशिंगटन में कंट्रोल है, लंदन पर कंट्रोल है। पूरी इकोनॉमी इस समय वित्तीय पूंजी की चंगुल में है।
उसी की वकालत अब इस समय आरएसएस के बड़े भारी नाम धन्य स्वदेशी लोग आज करते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि ये फिलोसफिकली डिफेक्टिव शुरू से ही थे, दार्शनिक तौर पर अपंग किस्म के लोग थे और वैमनस्य और झगड़ा ही इनका स्वभाव था। दूसरी तरफ इन्होंने इसमें भी देखा कि कौन ऐसा चेहरा है जो कैपिटल और कम्युनल एलिमेंट को बढ़िया से प्रयोग कर रहा है। तो अडानी वगैरह पुराने प्रयोग में रहने की अटल बिहारी वाजपेयी तक ही चल पा रहे थे। इसलिए अडानी वगैरह को दरकिनार करके, चूंकि मनमोहन की सरकार भ्रष्टाचार में इतनी बदनाम हो गई थी और कांग्रेस एक बुरी हालत के दौर से गुजर रही थी, तो उस समय सबसे फिटेस्ट आदमी मोदी ही उनको दिखे और मोदी जी को ले आकर के उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया। आपको याद होगा कि कैसे टाटा को बंगाल से आने के बाद कितने सस्ते दर पर ₹1 या कितने नए पैसे में इन्होंने जमीन दी, पूरा सुविधा मुहैया कराया, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। प्रचार में गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, यह पूरा का पूरा वही लोग किए जिनका पूंजी पर कंट्रोल था, जिनको हम आज के दौर में पूंजीपति क्रॉनी कैपिटलिज्म के प्रतिनिधि के बतौर देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोदी उस सर्कमस्टांसेस में पूंजी के खेल को खेलने वाले सबसे बेहतरीन तत्व हुए, इसलिए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के कोटे से इनको स्वीकार किया और आज तक सबसे ज्यादा जवाबदेह व्यक्ति इस समय उनके प्रति मोदी बने हुए हैं। लेकिन एक इमेज क्रिएट कर दी कि मोदी है तो मुमकिन है, माने मोदी कॉमन आदमी की बात करते हैं। तो मोदी का कोई कॉमन एजेंडा कॉमन आदमी के बेनिफिट के लिए अगर होता तो एग्रीकल्चर आपके सामने है। आज आप देख रहे हैं फिर से किसानों ने मार्च किया कि जो वायदे किए गए थे वो लागू नहीं किया गया और कैसे बर्बर लाठीचार्ज किया जा रहा है, कैसे रोड पर नुकीले लोहे के कील गाड़े जा रहे हैं, कैसे वहां के लोगों को दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो कैसे पूरी खेती बाड़ी कुछ घरानों को सुपुर्द कर रहे थे, पूरा का पूरा आपका जितना भी बेनिफिशियल सेक्टर था पब्लिक सेक्टर में, उसको भी उन घरानों को दे रहे हैं। तो यह एक पूंजी का बर्बर जो युग शुरू हुआ है, उसके प्रतिनिधि के बतौर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भूमिका निभाया है। और यह जो खतरा है, यह जो बर्बर पूंजी का युग शुरू हो रहा है और जिस युग ने पूरा एक अलग दर्शन हेट्रेड का, वैमनस्य का पैदा किया है, इससे समझकर निपटने के लिए विपक्ष भी तैयार नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसके ऊपर यह नियंत्रण नहीं लगाया जा रहा है, जबकि बड़े पैमाने पर आज जनता में विक्षोभ और गहरा हुआ है और उनके आज के दौर के अंतर विरोध और गहरे हुए। ऐसे में अभी विपक्ष की आपने बात की। अ, विपक्ष जो है, जिसे हम उसने विपक्ष लगभग एक बड़ा गठबंधन उनका बना जिसका उन्होंने इंडिया ये नाम दिया। तो इंडिया गठबंधन क्या इन नीतियों के खिलाफ है? और वैसा आपको क्यों लगता है या उसके क्या चिन्ह आपको दिखाई देते हैं कि हाँ, इंडिया गठबंधन इन सारे नीतियों के खिलाफ है? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्हें भी दिखता होगा कि या जैसा हम अमेरिका जैसे देशों को देखें, जहाँ पे ये पूंजीवाद सबसे ज़्यादा नग्न रूप में दिखाई देता है हमको। वहाँ की जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियाँ हैं, दोनों की नीतियाँ लगभग एक जैसी हैं। केवल ऊपरी तौर पर कुछ नीतियों में वो अलग-अलग बातें करते हैं। पर बाकी जो यानी पूंजीवाद से जुड़ी जो भी नीतियाँ, अर्थव्यवस्था की नीतियाँ हैं, वो दोनों पार्टियों की पूरी तरह से एक जैसी है। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन को भी वैसा बनाने की कोशिश होती होगी या इंडिया गठबंधन वैसा बन रहा है?
या आपको क्या लगता है? आपका इस बारे में असेसमेंट कैसा है? देखिए, मेरा असेसमेंट इसमें ये है कि जहाँ तक राजनीतिक अर्थनीति की बात है, एक बड़ा पराभव बोध हिंदुस्तान के शासक दलों में 90 के दशक में आया। उस समय आप देखिएगा इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में एक टीना फैक्टर की बात कि देयर इज नो ऑल्टरनेट। अब कोई विकल्प नहीं है, हमको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के शरण में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास भुगतान करने भर का भी पैसा विश्व बाजार में नहीं। यह इस पर कंसेंसस सभी दलों का था और यहां तक कंसेंसस तो हार बोध में था, लेकिन प्रचारित इसको ऐसे किया गया कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव को इस तरह से प्रचार किया गया कि मानो जैसे पंडित नेहरू से लेके या जो लोग अभी एक वेलफेयर इकोनॉमी की बात करते थे वो बड़े विलेन थे। अब एक नई खोज मनमोहन ने कर दी, नरसिम्हा राव ने कर दी, अटल जी ने कर दी, अब मोदी कर रहे हैं और चारों तरफ विकास ही विकास। तो इसको अभी तक जो हम एक स्वावलंबी अर्थनीति को लेके चल रहे थे, कुछ उसकी कठिनाइयां इसलिए आई कि हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए राजीव गांधी के जमाने में या इंदिरा गांधी के भी जमाने में। तो उसको ठीक करने की जगह यह कह दिया गया कि अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ थी, इसीलिए हम हिंदू रेट से डेवलपमेंट कर रहे थे। अब तो देखो हम दुनिया में 7%, 8%, यहाँ तक कि 10% के विकास। तो ये बताया गया कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी और आजकल देखिएगा पंडित नेहरू को हर विषय पर विलेन बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन का जो मूल तत्व था स्वावलंबी भारत बनाने का, गांधी जी से सीखा था या आंदोलन से सीखा था, उसको एक अपने ढंग से लागू कर रहे हैं। हम वैसे ही नहीं कहेंगे जैसा गांधी जी चाहते थे वैसा कर रहे थे, लेकिन अपने ढंग से वो कर रहे थे उन परिस्थितियों। तो ये इस तरह से उनको ध्वस्त करने की कोशिश हो रही थी और वह 90 में आके ध्वस्त कर दी गई। जो हमारी एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बिल्डअप करने का प्रयास था, जब संकट आए तो हमने उसको छोड़ दिया। और उसके बाद अब ये कहा जाता है कि हमने बहुत छलांग लगा लिया, अब हम तीसरी ताकत बन रहे हैं दुनिया में, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये सब एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। अर्थनीति को अगर समग्रता में देखा जाए तो ये ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल का जो खेल है, इसी को बहुत बड़ा विकास बता करके प्रचार किया जा रहा है। ये बहुत ही फ्रेजाइल जमीन है इसकी, ये कभी भी बहुत बड़ा संकट को जन्म देगी और बुनियादी प्रश्नों को, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पर्यावरण है, रोजगार है, खेती है, इस प्रश्न को ये हल नहीं करे। इसको हल तो वही पूरा तरीका आपको लेना होगा, पर्यावरण से लेकर के खेती तक के सवाल, छोटे उद्योगों तक के सवाल, जहां से पूंजी निर्मित होती है, जिसमें बड़े पैमाने पर श्रम लगता है, हल तो वही वास्तविक विकास का है। लेकिन उसको दरकिनार करके आंकड़ेबाजी 7%, 8%, 9% की हो रही है। तो यहाँ तो कंसेंसस है सभी राजनीतिक दलों में। लेकिन कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस अभी भी हिंदुस्तान में, ये सही है कि इंदिरा गांधी जी के जमाने से यह एक समस्या आई कि उसकी जो कलेक्टिव लीडरशिप थी वो डिक्लाइन कर गई आफ्टर स्प्लिट और एक परिवार की पार्टी बन गई। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान को कम से कम अंधी नकल से बचाने की कोशिश, कांग्रेस के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जो अभी भी उस ढंग से सोचते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों में भी बड़े पैमाने पर लोग सोचते हैं, लेकिन उनका मास डायमेंशन नहीं है।
गांधीयन सोशलिस्ट सोचते हैं, लेकिन उनका भी कोई मास पॉलिटिकल डायमेंशन, मैं पॉलिटिकल कह रहा हूं, अमूमन वो गांधी जी के पॉलिटिकल इसेंस को ग्रहण न करके केवल उनके कुछ रचनात्मक कामों तक अपने को सीमित करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जो मुझे दिखता है, उस परंपरा में जो कांग्रेस में थोड़ा डिफरेंट की का व्यू था, डोमिनेंट नहीं था, मनमोहन वगैरह से भिन्न जो व्यू था, जिसमें आज वो कभी सोनिया गांधी यूएपीए के जमाने में, यूपीए के जमाने में जो उन्होंने कुछ वेलफेयर स्कीम्स लिए, जैसे वन अधिकार के कानून को या राइट टू इंफॉर्मेशन को, एजुकेशन को, वो सब जो रिफॉर्म लिए गए, दरअसल वो एक परंपरा थी जो डिमांड इकोनॉमी को, भारतवर्ष डिमांड इकोनॉमी का मतलब ही है कि आम आदमी की जेब में कुछ पैसा जाना चाहिए, उस अर्थव्यवस्था के पक्षधर कांग्रेस में रहे हैं। अभी भी उस अर्थव्यवस्था के पक्षधर राहुल गांधी को हम ब्रॉडली कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को कितनी क्लैरिटी है फिनांस कैपिटल के बारे में, निपटने का क्या तरीका है, क्योंकि वो भी बहुत सारी जगहों पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जैसी जो ब्रीफिंग हो जाए काम करते हैं, लेकिन इस अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा विक्टिम है वह एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है और आपका पर्यावरण है। ये जो ये इन प्रश्नों को हल करने की क्षमता न मनमोहन की सरकार में थी, न इन प्रश्नों को हल करने की क्षमता मोदी की सरकार में। इस अर्थव्यवस्था को अगर डिमांड इकोनॉमी के साथ जोड़ के राहुल गांधी चलाएं, इधर उधर डेविएट न करें, जैसे जाति जनगणना पे बड़ी बात होती है, होनी ही चाहिए, लेकिन जाति जनगणना रोजगार के प्रश्न को नहीं हल करेगी। जाति जनगणना राजनीतिक अर्थनीति को बदलने से हल होगी। यह समझाने वाले फोर्सेज अभी भी कांग्रेस के अंदर अगर आप उठा के देखें तो कमजोर है। तो कभी ये सवाल कभी वो सवाल, कंसिस्टेंसी नहीं है, राहुल गांधी में भी नहीं है। हाँ, लेकिन जरूर एक डिसेंट वॉइस है, उसकी मैं कद्र करता हूं। तो इस समय इस देश में इन दलों से मेरा मतलब यह है कि अर्थनीति में तो कोई फर्क बुनियादी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ डिसेंट्स हैं, जिस डिसेंट में एक लेवल का ही डिसेंट है, राहुल दिखते हैं कांग्रेस में। जहां तक रीजनल पार्टीज वगैरह की बातें हैं, वो तो और इकोनॉमिकली बैंकरप्ट है अगर लेफ्ट की सरकार को छोड़ दिया जाए या लेफ्ट के लोगों को छोड़ दिया जाए। हालांकि ब्लैक स्पॉट्स लेफ्ट की भी पॉलिटिकल इकोनॉमी पर लगे हैं, चाहे वो बंगाल रहा हो या अभी केरला में इधर उधर कुछ जो होता रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन कम से कम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान में खारिज करने वाला अभी विपक्ष नहीं है। मोदी सरकार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही खत्म करना चाहती है। एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आरएसएस के लोग हिंदुस्तान में देना चाहते हैं, जो उनके आरएसएस संगठन के समरूप हो, जहां सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अनुवर्ती सिद्धांत के अनुरूप उनके यहां एक व्यक्ति में हो, व्यक्ति महान। और जो सबसे बड़ी हमारी परंपरा थी समन्वय की, सहिष्णुता की, एक दूसरे के साथ चलने की, जो हमारा स्वभाव बन गया था तमाम डिफरेंसेस के बावजूद, तमाम लड़ाइयों के बावजूद, दरअसल उस बुनियाद की, उस सभ्यता संस्कृति की बुनियाद ही आरएसएस बीजेपी बदल देना चाहती है। ये बड़ा मायने है, इसलिए लोग विपक्ष से अपेक्षा करते हैं, लेकिन ये विपक्ष अभी के दौर का पूरा कर पाएगा, इस पर मुझे संदेह है। इसीलिए मैं साथियों से कहता हूं, बार बार कहता हूं कि हमको इस देश में एक ब्रॉड पॉलिटिकल कोलिशन बनाना है उन फोर्सेज का, जो नया एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस देश में जो
इसको बदल के बनाने की बात कर रहा है, पुराने को रिटेन करे और प्रो पीपुल एक पॉलिटिक्स खड़ा करे, इसकी बहुत ज़रूरत है और यही फोर्स करेगा और उन डिसेंट के लोगों को भी मजबूत करेगा जो कांग्रेस से इधर-उधर है, फोर्स करेगा आरएसएस और बीजेपी जैसी फोर्सेस को पीछे ढकेलने में और नया एक पॉलिटिकल कल्चर बना। एक जो मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, अर्थनीति में भी कुछ फ़र्क है। एक जो फ़र्क हमको दिखा था कि जो यूपीए सरकारों के दौर में भी हमको दिखा कि कई लोक कल्याणकारी बातें तब भी हुई। पर ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है अगर समस्याओं को सुलझाना है, तो जो मूलभूत समस्याएँ आपने बोली। पर उसके अलावा सबसे बड़ा फ़र्क है कि अ, जो अपोज़िशन है, जो इंडिया है, वो लोकतंत्र की तरफ है, या लोकतंत्र की बात करता है और लोकतंत्र को वैसे ही बनाए रखना चाहता है, जबकि ये जो आज की सरकार है, वो लोकतंत्र को ही खत्म करती जा रही है, एक नया नई राज्य व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। अ, तो इसलिए अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि जैसा आपने कहा कि एक ऐसा कोएलिशन बने, तो उसके लिए जो विचारक लोग हैं समाज के या फिर जो एक आम जनता है, वो क्या कर सकती है? यानी एक अगर हम देखें जो अपोज़िशन है, उसके एक तो हम देखते हैं कि चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सरकार का गुलाम बना हुआ है। जो बाकी एजेंसियाँ हैं, वो भी पूरी तरह से सरकार कहे वैसा जो संविधान में उनके काम हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उन्हें छोड़कर वो काम करती हुई दिखती है, सरकार के गुलामों की तरह। मीडिया पूरी तरह बिका हुआ दिखता है और न्याय व्यवस्था से भी हमको दिखता है कि थोड़ी बहुत अच्छी बातें होती है, पर जो निर्णय आते हैं वो कहीं से भी संविधान सम्मत हम नहीं उन्हें कह सकते या सरकार के खिलाफ जाने वाले कोई भी निर्णय लेने से बचती है सरकारें। उन्हें वो आगे-आगे डिले करते रहती हैं। तो ऐसे में आम जनता क्या करे या बाकी जो विचारक हैं उनको आप क्या संदेश देंगे या उनको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि देखिए मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, संसदीय जो लोकतंत्र है, ये उस रूप में जैसे यूरोप वगैरह में जब तानाशाही, फासीवाद बढ़ा, उस रूप में फिलहाल अभी खत्म करने की योजना इन लोगों की नहीं है। इनकी योजना है कि फ्रॉम विदिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कब्जा करके इनइफेक्टिव बना दिया जाए। लोगों का विश्वास ही उस पर खत्म हो जाए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें एक लेवल तक ये आरएसएस और बीजेपी के लोग सफल हो गए हैं। अगर आप देखें 2024 के बाद क्या होगा मैं कह नहीं सकता। अगर इस बार ये लोग सत्ता हासिल कर लेते हैं और जिस तरह से विपक्ष बिहेव कर रहा है, मैंने 2/3 विपक्ष रीजनल पार्टीज का उनके साथ खड़ा है। 3 ही फोर्सेज हैं जो इस समय अभी नहीं खड़ी। मैं कांग्रेस में कौन कब कहाँ ढुलक जाएगा बीजेपी की तरफ कह नहीं सकता क्योंकि वो सब पावर शेयरिंग वाले लोग हैं, किसी गांधीयन नेहरूवियन मॉडल के प्रवक्ता नहीं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जैसे लोग अभी भी कांग्रेस में हैं, उन पर उम्मीद की जा सकती। दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज, तीसरी तरफ सामाजिक संगठन भी हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। उनका एक लेवल तक प्रभाव भी है। हालाँकि राजनीतिक प्रभाव उनका कुछ खास नहीं। अगर ये सब लोग एक राजनीतिक प्रश्न पर, इस चुनौती से निपटने के प्रश्न पर एक किसी न किसी ढीले-ढाले एक आवयिक रिलेशन में आते हैं, जिसमें सब अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्ता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि जनता के साथ संवाद करेंगे तो जनता चूँकि खुद भुक्तभोगी है संकटों का, तो उसका बड़ा हिस्सा इनके पक्ष में खड़ा हो सकता है और जो अभी राजनीतिक विमर्श है, हेट्रेड का, एक कम्युनिटी और एक रीजन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का या
विदेशी पूंजी की दास्ता का, तो एक नए किस्म का राष्ट्रवाद भी विकसित हो सकता है, एक नए लोक कल्याणकारी राज्य की भी कल्पना फिर की जा सकती है, बनाया जा सकता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ये जो फोर्सेज बिखरी हुई हैं, कम से कम इनके बीच में संवाद होना चाहिए, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए। देखिए, हम लोग बहुत मामलों में अतीत जीवी हैं, मैं बार-बार कहता हूँ। जैसे मैं लेफ्ट खेमे से बात अगर शुरू करूँ, तो मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन, ये सब बगैर बात किए हुए उनका कोटा नहीं पूरा। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, यही गाइड फिलोसोफर थिंकर है। मैं इनकी भूमिका को कम करके नहीं आता, लेकिन आज के दौर में भारत के संदर्भ में क्या दृष्टि अपनानी चाहिए, यह व्याख्या तो आज के दौर का के विषयों पर केंद्रित करके आज के लोग ही हल कर सकते हैं। या गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंधेरे में एक ही प्रकाश, एक ही प्रकाश, यह जो किस्म के नारे, या जैसे अगर सामाजिक संगठनों को देखिए, वो कहते हैं कि हमारा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। राजनीति तो बड़ा व्यापक शब्द है ना, ठीक है, कुछ लोग अभी चुनावी राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेना चाहते, लेकिन राजनीति तो राज्य को नियंत्रण में लेने के लिए आपको राज्य व्यवस्था के बारे में विचार तो देने ही होंगे, संघर्ष तो करना ही होगा। डिपोलिटिसाइजेशन जनता का नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय क्रूशियल तत्व तो राजनीति बन गया है। राजनीति का मतलब राज्य जिसके नियंत्रण में होगा, पावर जहां होगा, वो ही पूरी चीजों को डिक्टेट करेगा। हम लोग कम से कम उसको कैसे सीज करें, हमारा क्या रोल होगा वो अलग विषय है, लेकिन राजनीति से हम दूर नहीं खड़े हो सकते। तो इन सब प्रश्नों पर आज के दौर में चर्चा करना, विचार करना, और जितने समूह हैं इनके बीच में एक संवाद हो और जनता से भी संवाद हो। यह सामान्य किस्म का संसदीय चुनाव नहीं होने जा रहा है। यह चुनाव एक पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदल देगा आने वाले दिनों में। एक पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर बदलने वाला ये चुनाव। और मैं ये समझता हूं कि देखिए, पावर ग्रुप चाहे जितना पावरफुल हो जाए, उसकी जो रीच है वो 20% जनता से ज्यादा नहीं हो पाती। व्यापक जनता को हमने अभी अपने फोल्ड में लिया ही नहीं। आंदोलन हम जरूर करते हैं, लेकिन आंदोलन की हम राजनीति नहीं तैयार करते। जैसे 80 के दशक से किसान आंदोलन के एक बहुत बड़ा संकट था, वो अपने को बराबर कहता था हम गैर राजनीतिक हैं, गैर राजनीतिक। आज भी अगर आप देखें तो गैर राजनीतिक बात बहुत की जाती है। मैं कहता हूं कि ये सब कैटेगरी में जाने की जरूरत क्या है। राजनीति भी हम करते हैं, राजनीति हेल्दी हो सकती है, गांधी जी की जैसी हो सकती है, समाज को जोड़ने और विकसित करने वाली हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकती। तो वर्तमान पर केंद्रित किया जाए, वर्तमान को ठीक किया जाए, और अतीत से हम सीखें, लेकिन हम तोता रटंत न बने कि फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया, या गांधी जी ने कह दिया, या मार्क्स ने ऐसा कह दिया। ये सब बड़े लोग मूवमेंट के थे, महान पुरुष थे, हमारे अतीत से लेके सब कुछ है, उसको हमें सीखने की जरूरत है। दूसरी बात हम कहते हैं, हमारे यहाँ एक रेखकीय विभाजन होता है। जैसे आप देखिएगा, एक परंपरा से बना दी गई है कि ये वैदिक परंपरा है, ये श्रमण परंपरा है, ये एक लोकायत परंपरा है। समाज इतना बड़े पैमाने पर बदला है समय समय पर। सभी परंपराएं एक दूसरे से गुथी हैं, एक दूसरे का पॉजिटिव लिए हैं, आगे बढ़ी हैं। वैदिक परंपरा में भी चिंतन की एक बहुत बड़ी खूबी रही है, ज्ञान का प्रश्न करने का, एक तर्क करने का भी रहा है। बुद्ध की भी परंपरा में, श्रमण की परंपरा में, महावीर के परंपरा में भी बहुत अच्छाइयां थी तो कुछ कमजोरियां थी, लोकायत की भी परंपरा में थी। इसको कैसे एक दूसरे को समन्वय करके ये ज्ञान क्या नई परिधि दी जाए अर्थव्यवस्था के साथ साथ, और हमारे भारतीय संस्कृति को दुनिया से हमने कैसे समृद्ध किया,
कैसे सीखा, ये सब जो बातें हैं, तो एक मैं देख रहा हूँ कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स का, जो हरदम एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाता रहता है और जो मूल तत्व है ज्ञान का, व्यवहार का, उसका निषेध करता रहता है। मैं समझता हूँ कि बहुत काम करने की ज़रूरत है और अगर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि गाँव में कैसे जादू टोना और ये वो रोज़ एक नए-नए बाबा का आविष्कार हो रहा है और वो रोज़ ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। तो काम बहुत है, अगर एक साथ सब लोग बैठे, एक सूत्र में बैठे, जिसका की पॉइंट पॉलिटिक्स हो, तो मैं समझता हूँ परिस्थितियों से चुनाव में हेर-फेर होता रहेगा, लेकिन अंततोगत्वा परिस्थितियों में भारतीय समाज में वो दम है, हम निपट सकेंगे और एक लोक समृद्ध राज्य और समाज हम बना सकें। एक जो नई राजनीतिक प्रक्रिया की या नई राजनीतिक फ्रंट की आप बात कर रहे हैं या आज का जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन अगर हम कहें, तो ये जो मूलभूत समस्याएँ आपने कहीं, उन्हें सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया जा सकता है अगर शॉर्ट में हम अगर उसे डिस्कस कर सकें तो? और उसके क्या अच्छे परिणाम जनता को देखने को मिलेंगे? कैसे उपाय हो और उससे क्या परिणाम हम अपेक्षा कर सकते हैं उनकी? ताकि क्योंकि एक पॉज़िटिव एजेंडा भी जो देने की ज़रूरत है जनता को, तो वो हम क्या दे सकते हैं? देखिए, इंडिया में एक जब राहुल गांधी दूसरी यात्रा शुरू किए, तो ये लगा हालाँकि उनकी ब्रीफिंग मुझे शुरू से ही कुछ मामलों में जैसे उन्होंने मोहब्बत की दुकान, वही बाज़ारू भाषा, दुकान-वुकान की बातें की। मोहब्बत का मंच जैसे शब्द का प्रयोग हो सकता था या और भी शब्द थे, दुकान और माल और ये वो इस भाषा में, लेकिन अब वो चल गया। बहुत लोग उसी डफली को बजा रहे हैं। दुकान में तो खरीदा और बेचा ही जाएगा ना तब। तो खरीदने और बेचने की नहीं, एक सांस्कृतिक परंपरा के लिए, एक हमारे देश की जो मोहब्बत, प्यार और एक समन्वय की संभावना थे, उसको करते। बहरहाल तब भी जनता ने समर्थन किया, वो सफल रहा। अभी राहुल गांधी जब दूसरी बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए थे, तो ये एक उम्मीद थी कि उन प्रश्नों को उठाएँगे जो मैंने इस अर्थनीति ने, इस समाज व्यवस्था ने पैदा की हैं। जिसमें मैंने आपको बताया रोजगार का सवाल, क्षेत्रीय असंतुलन का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल और पूरे के पूरे राजनीतिक तंत्र में जो भ्रष्टाचार ज़मीनी स्तर तक फैला हुआ है, जिसका फ़ायदा उठा के ईडी-उडी वाले इन लोगों को तोड़ के ले जा रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि ये लोग भ्रष्टाचार नहीं किए। भ्रष्टाचार तो विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने किया है। शराब घोटाला दिल्ली में भ्रष्टाचार ही किया है। तो ये कह देना कि केवल बदले की बात है, तो बदले के लिए ज़मीन तो आपने दिया है ना, तभी तो गए। दूसरा देखिए, बहुत सामाजिक स्तर के अच्छे कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है। आपने यूएपीए में उनको बंद कर दिया, 5-5 साल तक ज़मानत नहीं हुई। ये सब कांग्रेस के ज़माने में ही ये सब काले कानून बने, यही चिदंबरम, यही लोगों ने बनाए। इनके हीरोज़ भी नहीं बदल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंतिम बात है, हो सकता है कि कांग्रेस बदले, राहुल गांधी बदले, ये लोग करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी इन मुद्दों पर अगर चुनाव को खड़ा करने की कोशिश हो, इंडिया में तो बहुत कम लोग बचेंगे। देखिए, इंडिया में एक फ़ॉल्स इमेज क्रिएट की गई। इंडिया एक ब्लॉक के बतौर, एक संगठन के बतौर एक फ़ॉल्स इमेज की गई, जबकि उसमें बहुत वल्नरेबल किस्म की फ़ोर्सेस शुरू से थी। जैसे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के एस्पिरेशंस कुछ और थे। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे कुछ नई बात लेके आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे दल तो इसलिए भी, अब जैसे उत्तर प्रदेश है, अखिलेश है। अखिलेश क्या, हम लोग तो उस समय से लड़-भिड़ रहे हैं, आंदोलनों में रहे हैं। मुलायम सिंह जी जब थे, आरएसएस और बीजेपी को
कमजोर करने से ज्यादा कांग्रेस को कमजोर, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो उनका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा, क्योंकि दो दो डेढ़ डेढ़ सामाजिक ताकतों के संगठन है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में है, अगर अल्पसंख्यक मुसलमान ये महसूस करे कि नहीं कांग्रेस को मजबूत किया जाए तो अखिलेश की राजनीति खत्म हो जाएगी। यही पोजीशन ममता की बंगाल में। तो ये लोग बहुत ही रिलायबल कॉन्स्टिट्यूएंट कभी भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस को जो यहाँ करना था, एक एजेंडा उस समय घोषित करना था, लेफ्ट के लोग इनके साथ मजबूती से थे, सांगठनिक तौर पर नहीं थे तो मुद्दे पर थे, डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी। एक एजेंडा अगर ये मजबूती से उठाए होते और लोग भागते तो इनका भंडाफोड़ करने में इंडिया को मदद मिलती, और जो भी फोर्सेज रह जाती। लेकिन कोई एजेंडा क्रिस्टल क्लियर नहीं किया गया कि किस सवाल पर न्याय यात्रा है। कहीं इस मुद्दे को उठा दिया, कहीं उस मुद्दे को उठा दिया। भाई आप ये बताओ ना कि ये 4-5 विषय हैं जो देश के बर्निंग हैं, जो ये अर्थव्यवस्था नहीं हल कर पा रही है, उसमें इन्वायरमेंट से लेके एम्प्लॉयमेंट तक है, हम इसको हल करेंगे। आज भी अगर इंडिया के लोग साहस से इस बात को करें, अगर ये जो उसका कोर ग्रुप है राहुल गांधी का जो यात्रा कर रहा है, आज भी अगर इसको करने में सफल हो तो पॉलिटिकल सिनेरियो में बदलाव हो सकता है। मोदी की सरकार अपराजेय नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में अभी भी स्थितियां ठीक की जा सकती हैं, और सत्ता और विपक्ष में अगर मान लीजिए सत्ता नहीं भी आता है तो एक मजबूत विपक्ष का भी निर्माण किया जा सकता है जिसके कोर में जनता होगी। यह भी तो काम किया जा सकता है, लेकिन कोई इस प्रश्न पर इन लोगों की तरफ से तो पहलकदमी और बातचीत में नहीं देख रहा। सब लोग अपना अपना एक घर बना लिए हैं, कोई वामपंथ के नाम पर, कोई गांधी जी के नाम पर, कोई डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, कोई जयप्रकाश के नाम पर, लोहिया के नाम से, लेकिन जो उसका कॉमन सूत्र है उस पर आज की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, कोई पंडित नेहरू के नाम पर उससे कैसे निपटा जाए, इस पर कोई ठोस संवाद ही नहीं हो रहा। और कोई इस तरह का पहल कदमी लेने वाला अगर आने वाले दिनों में व्यक्ति नहीं टीम भी उभरे तो मैं समझता हूँ चीजें बदल सकती। नहीं तो आने वाले दिन आम आवाम के लिए बहुत ही कष्टदायी और दमनात्मक होंगे। इसके लिए देश को अभी से तैयार रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातों पर हमने बात की। अंत में आप कुछ जोड़ना चाहेंगे साथ में हमने अभी जो चर्चा की, जो दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे या जो नहीं, आंदोलन के साथी भी ये वीडियो मेरा देखेंगे? मेरा यही मानना है, अभी भी मानना है, मैं अपील जरूर करूंगा, और खास तौर पर बहुत सारे समूह जो बिखरे हुए हैं इधर-उधर विभिन्न विचारधारा के, वर्तमान चुनौतियों के आधार पर विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ खड़े हों और जन मुद्दों को लेके इन दलों पर भी दबाव बनाएं, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी चुनौती पूंजी और हिंदुत्व के इस गठजोड़ के सामने खड़ी की जा सकती है, जिसमें हमारे सभी लोग समाज के हिस्सेदारी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत-बहुत अच्छा अखिलेंद्र जी। दोस्तों आप सबने सुना अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी। जो आज हमारे देश में राजनीतिक तौर पर चल रहा है, साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था, उसका वर्तमान भी और आगे किस तरह की दिशा होनी चाहिए, उस पर भी हमने बात की। साथ ही अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, उनको लेकर भी किस तरह का विचार हमने करना चाहिए, क्या कदम हमने उठाने चाहिए, इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने की। तो अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। और दोस्तों, आप सबका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें
और हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में अपना भी हाथ बटाएँ। तो आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।